यूपीएससी करंट वॉरियर में आपका स्वागत है। आज 3 जनवरी 2026 है और आज हम कुछ बहुत ही ज़रूरी मुद्दों पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल, और ये ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे सीधे यूपीएससी की तैयारी से जुड़े हैं। आज की चर्चा बहुत दिलचस्प होने वाली है। हाँ, आज हम भारत के कई अलग-अलग चेहरों को देखेंगे। एक तरफ हम खेल की दुनिया की बात करेंगे तो दूसरी तरफ गिग इकोनॉमी की। बाजार से लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक हर जगह एक संतुलन और रणनीति की कहानी है। एकदम सही। ये सभी विषय एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। चाहे वो खेल का मैदान हो या ई कॉमर्स का बाजार, हर जगह पुराने नियमों और एक नई हकीकत के बीच में एक टकराव सा दिख रहा है। तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं, खेल के मैदान से। हम मेडल्स की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन उस मेडल तक पहुंचने का जो पूरा सिस्टम है, उसकी सेहत कैसी है? इसी पर हाल ही में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। अच्छा, और ये रिपोर्ट भारत के स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी खेल प्रशासन के लिए एक तरह का डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, भारत के खेल इकोसिस्टम को प्रोफेशनल, जवाबदेह और सबसे जरूरी एथलीट केंद्रित बनाना। तो रिपोर्ट में क्या कमियां पाई गईं? क्या ये सिर्फ पैसे की कमी है जैसा हम अक्सर सुनते हैं? नहीं, दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट पैसे से ज्यादा प्रोफेशनलिज्म की कमी को बड़ी समस्या मानती है। प्रोफेशनलिज्म की कमी मतलब ये कि खेल संघों में महत्वपूर्ण पदों पर अक्सर सामान्य सिविल सेवक या कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए कर्मचारी होते हैं, जिन्हें उस खेल की गहरी समझ या विशेषज्ञता नहीं होती। अच्छा, इससे फैसले तदर्थ यानी एड हॉक तरीके से लिए जाते हैं। कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता। मैं समझ रही हूँ। मतलब एक क्रिकेटर को फुटबॉल की रणनीति बनाने के लिए कहने जैसा हो गया। और जो एथलीट्स रिटायर हो जाते हैं, क्या उनके लिए प्रशासन में आने का कोई रास्ता है? यही दूसरी बड़ी समस्या है। रिपोर्ट इसे दोहरे करियर पाथवे यानी ड्यूल करियर पाथवेज की कमी कहती है। एक खिलाड़ी जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक खेल को दी है, उसके पास अनुभव का खजाना होता है। बिल्कुल होता है। लेकिन उसे प्रशासन में लाने का कोई व्यवस्थित, कोई स्ट्रक्चर्ड रास्ता ही नहीं है। इसके अलावा जो प्रशासक हैं भी, उनके लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, वो बहुत अनियमित और पुराने। तो इन सब समस्याओं को सुलझाने के लिए रिपोर्ट क्या रास्ता सुझाती है? रिपोर्ट एक बहुत ही व्यापक मल्टी लेवल फ्रेमवर्क का प्रस्ताव रखती है। पहला कदम तो ये है कि एलबीएसएनए में आईएएस अधिकारियों की ट्रेनिंग में ही स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन का मॉड्यूल डाला जाए, ताकि देश चलाने वालों को शुरू से ही खेल का महत्व समझ आए। एकदम। दूसरा, एक राष्ट्रीय प्रदर्शन प्रबंधन और निगरानी प्रणाली यानी नेशनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने का सुझाव है। इसका क्या काम होगा? ये प्रशासकों के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी केपीआईज को उनके प्रमोशन और पोस्टिंग से जोड़ेगी। सीधी बात, काम करोगे तो टिकोगे। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। और इस पूरी व्यवस्था की निगरानी कौन करेगा? कोई नई बॉडी? हाँ, और इस पूरी योजना के केंद्र में एक नई संस्था बनाने की सिफारिश है, राष्ट्रीय खेल शिक्षा और क्षमता निर्माण परिषद यानी NCSEB। इसका काम होगा भारत में स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग को रेगुलेट, एक्रेडिट और सर्टिफाई करना। ये नाम तो याद रखना होगा। जी, ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये एक तरह से एपेक्स अथॉरिटी होगी और इसके तहत एक नेशनल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेल भी होगा जो इसका काम संभालेगा। वैसे खेल प्रशासन में सुधार के लिए और भी तो कुछ कदम उठाए गए हैं, जैसे खेलो इंडिया। हाँ बिल्कुल, राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 भी प्रस्तावित है। और खेलो इंडिया कार्यक्रम तो जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ावा दे ही रहा है। ये रिपोर्ट उन प्रयासों को एक प्रातिष्ठानिक यानी इंस्टीट्यूशनल ढांचा देने की बात करती है। ठीक है। तरफ खेल प्रशासन में एक संगठित ढांचा बनाने की बात हो रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो बिल्कुल इसके उलट है, बेहद असंगठित, और वो है गिग इकोनॉमी। बिल्कुल। नए साल की शाम को जब हम सब जश्न मना रहे थे, तब स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट जैसी कंपनियों के डिलीवरी पार्टनर्स हड़ताल पर थे। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। उनकी मांग थी कि 10 मिनट डिलीवरी जैसी पॉलिसी पर रोक लगे। और इस एक घटना ने गिग इकोनॉमी की सारी चुनौतियों को फिर से सबके सामने ला खड़ा किया। पहले ये साफ कर लेते हैं कि हम गिग वर्कर किसे कह रहे हैं। क्या इसमें सिर्फ जोमैटो या उबर वाले ही आते हैं? नहीं, इसका दायरा बड़ा है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के मुताबिक गिग वर्कर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो पारंपरिक मालिक कर्मचारी के रिश्ते से बाहर काम करता है। अच्छा। इसमें 2 तरह के लोग आते हैं। एक जो ऐप या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, जैसे जोमैटो के डिलीवरी कर्मचारी,
और दूसरे जो गैर प्लेटफॉर्म आधारित हैं, जैसे पार्ट टाइम काम करने वाले घरेलू कामगार या ट्यूटर। और भारत में इनकी संख्या कितनी होगी? मुझे लगता है ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। बहुत तेजी से। अभी करीब 1 करोड़ गिग वर्कर्स हैं और अनुमान है कि 2029-30 तक ये संख्या 2.5 करोड़ के करीब पहुंच जाएगी। 2.5 करोड़? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, इसके पीछे शहरी खपत, क्विक कॉमर्स और काम में लचीलेपन जैसे कई कारण हैं। लेकिन इस ग्रोथ की एक कीमत भी है जो ये वर्कर्स चुका रहे हैं। जैसे कि आय की अस्थिरता। मैंने सुना है कि प्रति ऑर्डर कमाई लगातार कम हो रही है। बिल्कुल। आय की अस्थिरता, जिसे इनकम वॉलेटिलिटी कहते हैं, सबसे बड़ी चुनौती है। फिर व्यावसायिक खतरे हैं, जैसे 10 मिनट डिलीवरी के चक्कर में एक्सीडेंट का खतरा, और सबसे बड़ी बात सामाजिक असुरक्षा। मतलब कोई हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन, ये सब नहीं होता। ज्यादातर मामलों में नहीं। और सब कुछ एक एल्गोरिदम पर चलता है। किस वर्कर को ऑर्डर मिलेगा, किसे नहीं, ये सब एक अदृश्य एल्गोरिदम तय करता है। इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। लेकिन सरकार ने इनके लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता तो बनाई है, क्या उससे मदद नहीं मिल रही? संहिता एक अच्छी शुरुआत है, पर उसमें एक शर्त है जिसकी काफी आलोचना होती है, जिसे 90 दिन का नियम कहते हैं। 90 दिन का नियम, ये क्या है? इसके तहत सामाजिक सुरक्षा का लाभ उन्हीं गिग वर्कर्स को मिलेगा जिन्होंने 1 साल में कम से कम 90 दिन एक प्लेटफॉर्म पर काम किया हो। अब ये कॉन्सेप्ट यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन गिग इकोनॉमी की प्रकृति ही तो अस्थिर है। हो सकता है कोई लगातार 90 दिन काम न कर पाए। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। यही इसकी सबसे बड़ी आलोचना है कि ये कई जरूरतमंद वर्कर्स को बाहर कर देता है। हालांकि जो लोग ये शर्त पूरी करते हैं वे ई-श्रम पोर्टल और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के पात्र हो जाते हैं। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी है। तो एक तरफ हमारे पास ऐसे वर्कर्स हैं जिनके पास बाजार में बहुत कम शक्ति है, वहीं दूसरी तरफ कुछ बाजारों में ऐसा लग रहा है कि सारी शक्ति सिर्फ 2 कंपनियों के हाथ में सिमटती जा रही है। मैं ड्यूओपोली की बात कर रही हूँ। बिल्कुल सही। हाल ही में विमानन क्षेत्र में जो इंडिगो का संकट हुआ, उसने इस मुद्दे को फिर से गर्म कर दिया है। द्वैधिकार या डुओपोली एक ऐसी स्थिति है जब किसी बाजार पर सिर्फ 2 सप्लायर्स का दबदबा हो। जैसे कैब सर्विस में ओला और उबर। एकदम। या फूड डिलीवरी में जोमैटो और स्विगी। भारत में ये चलन कई सेक्टर्स में बढ़ता जा रहा है। टेलीकॉम में भी अब मुख्य रूप से 2 ही बड़े खिलाड़ी बचे हैं। और ऐसा होता क्यों है? क्या नई कंपनियां आना नहीं चाहती या आ नहीं पाती? दोनों बातें हैं। कुछ सेक्टर्स जैसे एविएशन में बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत होती है। सही बात है। दूसरा कारण है नेटवर्क इफेक्ट। बड़ी कंपनियां शुरू में भारी छूट देकर ग्राहकों को अपनी ओर खींच लेती हैं, जिससे छोटी कंपनियों का टिकना नामुमकिन हो जाता है। और कभी-कभी नियामक यानी रेगुलेटरी संस्थाओं की ढिलाई से भी ये दबदबा और मजबूत हो जाता है। और इसका हम जैसे आम उपभोक्ताओं पर क्या असर पड़ता है? मुझे लगता है सबसे पहले तो कीमतें बढ़ती हैं। आओ, कंपनियां कुछ नया लाने के बजाय एक दूसरे को कॉपी करने में लग जाती हैं। और ग्राहकों के पास विकल्प भी तो कम हो जाते हैं। बिल्कुल। और एक और बड़ा खतरा है सिस्टेमिक वल्नरेबिलिटी। मतलब अगर 2 में से एक भी बड़ी कंपनी फेल हो जाए तो पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है, जैसा हमने इंडिगो संकट में देखा। तो क्या हमारे पास कोई नियामक संस्था नहीं है जो इस पर नजर रखे? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई का क्या रोल है? हमारे पास प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत सीसीआई है, जो एक प्रहरी की तरह काम करती है। इसके अलावा हर सेक्टर के अपने रेगुलेटर भी हैं, जैसे टेलीकॉम में ट्रेआई। लेकिन चुनौती ये है कि ये संस्थाएं अक्सर समस्या होने के बाद हरकत में आती हैं। जरूरत एक्स एंटे यानी पहले से ही नियम बनाने की है। बिल्कुल। हमें पूर्व नियामक शक्तियों को मजबूत करने, सीसीआई और दूसरे नियामकों के बीच समन्वय सुधारने की जरूरत है। ठीक है, तो हमने बाजार के स्ट्रक्चर की बात की। अब जरा पूरी अर्थव्यवस्था की सेहत पर नजर डालते हैं। आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आ गई है। क्या कहती है ये रिपोर्ट? इस बार की रिपोर्ट, जिसे एफएसआर कहते हैं, मिलीजुली तस्वीर पेश करती है। अच्छी खबर यह है कि भारत का राजकोषीय स्वास्थ्य यानी फिस्कल हेल्थ मजबूत है। हमारा सॉवरेन डेट टिकाऊ है, जिसे एसएनपी की BBB रेटिंग से भी समर्थन मिला है। और बैंकिंग सेक्टर, एनपीए का क्या हाल है? बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत सुधार है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों यानी एससीबीज का जीएनपीए अनुपात सितंबर 2025 तक 2.2% के कई दशकों के निचले स्तर पर आ गया है। ये एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। ये तो वाकई अच्छी खबर है। लेकिन क्या रिपोर्ट में कुछ चिंता की बातें भी हैं? हाँ, कुछ चेतावनियां भी हैं। एक दिलचस्प बात रिपोर्ट ने एआई को लेकर कही है। बाजार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संभावनाओं को लेकर बहुत उत्साहित है। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि यह आशावाद अर्थव्यवस्था की कुछ बुनियादी कमजोरियों को छिपा सकता है, जहां उधार लगभग 36% बढ़ा है।
आरबीआई ने उन लोगों को लेकर चिंता जताई है जिन्होंने 5 या उससे ज्यादा जगहों से असुरक्षित लोन ले रखा है। इसके अलावा रिपोर्ट ने स्टेबल कॉइन्स को लेकर भी चेतावनी दी है कि अगर विदेशी मुद्रा पर आधारित स्टेबल कॉइन्स का चलन बढ़ा तो ये भारत की मौद्रिक संप्रभुता को कमजोर कर सकता है। वैसे एफएसआर रिपोर्ट के साथ साथ एफएसडीसी का जिक्र भी आता है, ये क्या है? एफएसडीसी यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ये वित्त मंत्रालय के तहत एक शीर्ष गैर संवैधानिक परिषद है जिसे 2010 में बनाया गया था। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। ये एक और पॉइंट है जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो देश के अंदर हम इन जोखिमों को मैनेज कर रहे हैं। वैश्विक व्यापार के मोर्चे पर भारत की क्या रणनीति है? ये हमें आरसीईपी के बड़े सवाल पर लाता है जिससे भारत 2019 में बाहर हो गया था। हाँ, आरसीईपी यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये 15 एशिया प्रशांत देशों का एक मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें 10 आसियान देश और साथ में ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड हैं। सही। भारत इसका हिस्सा बनने वाला था पर 2019 में हट गया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था चीन का जोखिम। मतलब आरसीईपी में शामिल होने से चीन को भारतीय बाजार में लगभग ड्यूटी फ्री पहुंच मिल जाती। इससे हमारे घरेलू उद्योग, खासकर एमएसएमईज और डेयरी और कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को भारी नुकसान हो सकता था। लेकिन आरसीईपी से बाहर रहने पर क्या हमने एक बड़े बाजार तक पहुंचने का मौका नहीं गंवा दिया? यही भारत की रणनीति का सबसे दिलचस्प पहलू है। भारत ने एक तरह से आरसीईपी माइनस चाइना फॉर्मूला अपनाया है। आरसीईपी माइनस चाइना, ये क्या है? इसका मतलब है कि भारत ने चीन को छोड़कर आरसीईपी के बाकी सभी सदस्यों के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीएस कर लिए हैं या करने की प्रक्रिया में हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड के साथ हुआ समझौता इसी कड़ी का हिस्सा है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हमें उन सभी देशों के बाजार तक पहुंच भी मिल गई और हम अपनी शर्तों पर बातचीत भी कर पाए। एकदम सही। इन द्विपक्षीय समझौतों से भारत को ये सुविधा मिली कि वह डेयरी और कृषि जैसे अपने संवेदनशील क्षेत्रों को बातचीत से बाहर रख सके। ये खुलेपन और रणनीतिक स्वायत्तता के बीच संतुलन साधने की एक बेहतरीन मिसाल है। ये वाकई एक बहुत सोची समझी रणनीति लगती है। चलिए अब कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले अमेज़न के जंगलों से खबर है जहां स्टिंगलेस मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिए गए हैं। ये दुनिया की सबसे पुरानी मधुमक्खी वंश है और अमेज़न के 80% वनस्पतियों के परागण के लिए जिम्मेदार हैं। और दिल्ली के प्रदूषण पर भी कोई नई रिपोर्ट आई है? हाँ, CREA की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली के PM 2.5 प्रदूषण का 1/3 हिस्सा द्वितीयक प्रदूषकों यानी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट से आता है। ये वो प्रदूषक हैं जो सीधे हवा में नहीं छोड़े जाते बल्कि दूसरे प्रदूषकों के केमिकल रिएक्शन से बनते हैं। रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में भी कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुए हैं। जी, HAL द्वारा बनाए गए ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर के नए सिविलियन वर्जन ध्रुव NG ने अपनी पहली उड़ान भरी है और DRDO ने प्रलय मिसाइल विकसित की है जो 150 से 500 किलोमीटर रेंज की सतह से सतह पर मार करने वाली एक क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है। महिलाओं और बच्चों से जुड़ी कोई योजना? हाँ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ने 9 साल पूरे कर लिए हैं। ये 2017 में शुरू हुई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ये भी प्रीलिम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ खास रहा? 2 बड़ी खबरें हैं। यूरोपीय संघ ने 1 जनवरी 2026 से दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM लागू कर दिया है। इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? इससे स्टील और एल्यूमिनियम जैसे हमारे निर्यातों पर असर पड़ सकता है। और दूसरी खबर है कि बुल्गारिया 21वां यूरोजोन सदस्य बन गया है। मानचित्र आधारित सवालों के लिए जानना जरूरी है कि ये बाल्कन प्रायद्वीप पर है और इसकी सीमा काला सागर से लगती है। तो आज हमने देखा कि भारत कैसे हर मोर्चे पर एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो खेल प्रशासन हो, गिग वर्कर्स के अधिकार हो, बाजार में प्रतिस्पर्धा हो या फिर वैश्विक व्यापार। बिल्कुल। और ये हमें आज के अंतिम विचार पर लाता है। हमने आज द्वैधिकार और गिग इकोनॉमी जैसी नई आर्थिक सच्चाइयों पर बात की। हाँ, सोचने वाली बात यह है कि क्या इन उभरती हुई चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे मौजूदा नियामक ढांचे जैसे कि CCI और श्रम संहिता काफी हैं, या फिर हमें इनसे निपटने के लिए एक बिल्कुल ही नए नजरिए, एक नई सोच की जरूरत है? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नए और महत्वपूर्ण विषयों के साथ।